हेलो हेलो ऑल स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार डीमिस्टिफाइंग फिजिक्स सीरीज के लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम लोग एक फैसिनेटिंग टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए और मच टॉक्ड अबाउट एंड कई तरीके से क्लासेस में हमने पाया है कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो वो टॉपिक है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। आज इस पे हम लोग विस्तृत कंसेप्चुअल बिल्डअप करेंगे और साथ में कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे फंडामेंटल थिंग है, हम लोग समझेंगे पहले रिजिड बॉडी। उम्मीद है ये सभी चीजें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक हम सभी कॉन्सेप्ट को एक बार क्विकली ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको इस टॉप चैप्टर को समझने में और बेहतरीन समझ में आए। तो चलिए, रिजिड बॉडी होता क्या है? व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो देखिए, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी इज दैट, फटाफट लिखते चलेंगे हम, आप उसको सुनते चलिए और नोट करते चलिए। रिजिड बॉडी इज दैट, rigid body is that which does not undergo undergo appreciable deformation under the action of external force और टॉर्क। तो ये बातें, ये आपने जरूर क्लास में सुना होगा। बस उसी चीज को हम लिख रहे हैं और इसी पे हम लोग और थोड़ा बेहतरीन क्लैरिटी आपके साथ लाएंगे। रिजिड बॉडी इज दैट विच डज नॉट अंडरगो अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क। मतलब क्या कि जब एक बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का शेप नहीं बदल रहा है, या टॉर्क लगा रहे हैं तो बॉडी का शेप नहीं बदल रहा है। डिफॉर्मेशन का तो मतलब यही हो रहा है। डिफॉर्मेशन जैसे कि कह सकते हैं हम लोग कि इसका शेप अंडरगो नहीं हुआ, शियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये लगाने पर बॉडी का शेप नहीं बदला है। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली क्या बोले? मैथमेटिकली हम लोग क्या कह सकते हैं? मैथमेटिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लीजिए, सपोज हम कोई भी एक बॉडी, रिजिड बॉडी पकड़ते हैं, और इस रिजिड बॉडी में मेरे पास कोई भी दो एक रिजिड बॉडी का पॉइंट्स है, पॉइंट्स 1 और 2। अब ये रिजिड बॉडी हो सकता है, दिस रिजिड बॉडी में बी मूविंग और इट में बी रोटेटिंग ऑल्सो, कुछ भी कर सकता होगा। when this body is rotating or moving, ट्रांसलेटिंग और अंडरगोइंग बोथ, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर R12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं? इज दैट विच डज नॉट अंडरगो अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क। मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो बोलेंगे कि डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं R12 इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग कह सकते हैं पोजिशन ऑफ वन रिलेटिव टू टू और पोजिशन वेक्टर ऑफ टू रिलेटिव टू वन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक आगे ऐसे भी सोच सकते हैं, और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या लिखे? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी along the line joining them is 0। ठीक है, ये क्या बोल रहा है दिस इक्वेशन? व्हाट दिस इक्वेशन इंप्लाइज, दैट इज, या हम लोग लिख सकते हैं दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity between any two points, of the of a rigid body along the line joining them is 0।
ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन है रिजिड बॉडी का। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली भी लिखें, और ये दोनों इक्वेशंस, लेट मी टेल यू, ऑल दीज टू इक्वेशंस, ये दोनों वाइटल है, ये दोनों ही हम लोग समय समय पर प्रॉब्लम्स पे लगाएंगे इसको। यानी सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी इज नॉट चेंजिंग, इन अदर वर्ड्स रिलेटिव वेलोसिटी between any two point of a rigid body along the line joining them is zero। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग इसी पे एक जो अभी कंसेप्ट बताएं, इस कंसेप्ट पे एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, जस्ट ए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा हम प्रॉब्लम लेते हैं जिसको लिख रहे हैं C1 इन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम 1। ठीक है, CP1 इन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 1। तो सपोज हम आपको दे रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी है, इसमें दो पॉइंट्स हमने लिया था, जैसे वहां किया था पॉइंट 1 पॉइंट 2, ये दोनों पॉइंट्स यहां पर क्या कहा जा रहा है, लाइन ज्वाइनिंग देम इज दिस वन। मान लेते हैं कि ये इसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में, दिस लाइन के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिजिड बॉडी, rigid body is in motion, is in motion on a horizontal floor, on a horizontal floor। ठीक है, as shown, as shown in the adjacent diagram, या adjacent figure, एक फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, अब दो दो पॉइंट्स का वेलोसिटी दिखाया गया है, टू पॉइंट्स का वेलोसिटी दिखाया गया है ना। देन which of the following is correct, which of the following is or are correct। तो पहला कहा जा रहा है, अच्छा ये एंगल्स भी दे दिया है, ये θ1 एंड दिस इज θ2। ठीक है, तो V1 cos θ1 इज इक्वल टू V2 cos θ2, और सेकेंड वन V1 cos θ1 ग्रेटर देन V2 cos θ2, थर्ड वन V2 cos θ2 greater than V1 cos θ1, and fourth one all of this। ठीक है, तो rigid body is in motion on a horizontal floor, and 2 points 1 and 2, the velocities of the 2 points of the rigid body are shown in the diagram, so you have to pick which of the following option is correct। तो देखिए अभी हमने क्या बताया, अभी जो हम लोग वाइटल इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इससे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए 1 एंड 2 के बीच का सेपरेशन तो जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से V12 इक्वल टू 0, यानी अभी हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। सो आई थिंक ये तो फटाक से आप लोग आंसर दे दिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बस हम एक बार फिर से आपको बता दें, यहाँ पर क्या यूज करना है हम लोग, V12 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। नाउ V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यानी V1 along line joining 1 and 2 and V2 along line joining 1 and 2, ये मेरा 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी V12 इक्वल टू 0 मतलब कहां, along line joining 1 and 2, यही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगर
यहां पर ही इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हम लोग आगे यूज करें, ये हम लोग ये बोले कि V12 इक्वल टू जी, मतलब ये इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि V1 का अलोंग 1 2 कंपोनेंट क्या हो गया, V1 cos थीटा 1, और V2 का कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ये क्या हो जाएगा, V1 cos थीटा 1, सी दिस वन, ये वाला पॉइंट है 1, यहां है 2, ये है V1, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इसको लिखेंगे V1 cos थीटा 1। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली अब अगर हम 2 का बात करें, 2 का बात करें तो 2 का वेलोसिटी तो इधर है V2, और ये वाला एंगल बना रहा थीटा 2, तो इसका कंपोनेंट अलोंग दिस इज V2 cos थीटा 2, V2 cos थीटा 2। ठीक है, V2 cos थीटा, ऑलराइट। तो अब अगर हम लोग क्या बोले कि V12 यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 along the line joining this one, so this means V1 along 1 2 along 1 and 2 must be equal to V2 along 1 and 2। तो V1 along 1 2 क्या लिखे भाई, V1 cos थीटा 1, एंड V2 along क्या लिखे हम लोग, V2 cos थीटा 2। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बेसिक डेफिनेशन था रिजिड बॉडी का, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी में हम लोग पहले बेसिक चीज सीखें कि व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। उम्मीद है ये चीज आप जानते हैं, क्लासेस में बताई गई होंगी, बस एक आपको हम रिकैपिचुलेट करवा रहे हैं सो दैट आगे का जो भी लेक्चर चले उसमें आपको क्लैरिटी मिले। रिजिड बॉडी इज दैट विच डज नॉट अंडरगो अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट हम पकड़ते हैं तो उनके बीच का सेपरेशन विथ टाइम इट शुड नॉट चेंज, यानी R12 इक्वल टू 0। विथ टाइम इट डज नॉट चेंज का मतलब क्या हुआ, टाइम डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज 0, उसी को लिखे V12 इक्वल टू 0। नाउ V12 का मतलब यहाँ पे हो रहा है क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से लिए हम लोग 1 एंड 2, इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 1 एंड 2 के अलोंग में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 नहीं भी हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑलराइट। चलिए अब एक चीज और हम लोग बताते हैं कि एंगुलर क्वांटिटीज जब रिजिड बॉडी के हम लोग बात करते हैं रोटेशनल में तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं एंगुलर और रोटेशनल क्वांटिटीज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना है हम लोग को, एंगुलर और रोटेशनल क्वांटिटीज। ठीक, तो इसको फिर समझाने के लिए आपको हम एक डायग्राम को अभी यहां बनाते हैं, उसको आप समझिए क्या है ये डायग्राम। तो सपोज हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा है ए बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन एक्स डैश एक्स। तो अब दूसरा एक लाइन हम पकड़ते हैं सी डी, इसी रिजिड बॉडी में कोई भी एक रिजिड बॉडी दिया गया है, इसमें हमने दो पॉइंट, दो लाइंस को चुना है सी डी और ए बी। अब देखिए अगर हम इन सी डी को प्रोड्यूस करते हैं तो इट इंटरसेक्ट्स दिस वन मेकिंग एंगल बीटा विद दिस रेफरेंस लाइन, और इसको अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ये एंगल बना रहा है सपोज थीटा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो रेफरेंस लाइन है, अच्छा ये थीटा और ये बीटा, ये मान लेते हैं दिस एंगल इज फाइव, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी तो फाइव होगा। तो व्हाट वी हैव कंसीडर्ड, so what we have taken, so let us consider two straight lines AB and P। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, let us consider two straight lines AB and CD।
AB and CD on the plate। ठीक है, तो जो प्लेट एक मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग रेफरेंस लाइन के एक स्टेप लिए। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू CD। इसको लिखेंगे ओमेगा CD। ये लाइन ए बी CD के रेस्पेक्ट में ओमेगा CD से घूमते नजर आएगा, और CD हमको विथ रिस्पेक्ट टू ए बी ओमेगा ए बी से घूमते हुए नजर आएगा। ओमेगा ए बी। ऑलराइट, तो क्या बोले हम लोग कि यहां पर ही, अब फिगर से आपको क्या दिख रहा है? फ्रॉम फिगर व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट दिस वन, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट this relation, what we can write, phi is equal to beta minus थीटा। है ना? अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंस द प्लेट, सिंस द प्लेट इज रिजिड, तो फाई इक्वल टू तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एंगल बिटवीन, जब वो रोटेट कर रहा है तो ए बी और सी डी के बीच का जो एंगल है वो तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज फाई? डी फाई बाई डी टी जी का मतलब क्या हुआ, डी फाई बाई डी टी का मतलब हुआ डी बीटा बाई डी टी टी माइनस डी थीटा बाई डी टी, सिंस दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी बीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या मतलब हो रहा है, जब एक बॉडी, जब कोई भी, जब हम यहाँ पे एक प्लेट का एग्जांपल लिए, जब वो रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि द टू लाइंस, the two lines change their angular position with equal rate, angular position with equal rates। यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, यानी हम लोग जब ये लिखे हैं फिगर में, देखिए दिखाए हैं हम लोग, यहां पर हम लोग क्या दिखाए हैं, ओमेगा सी डी एंड ओमेगा ए बी, ये दिखाए हैं। तो जब हम लोग डी थीटा बाई डी टी की बात किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी दिस मीन्स ओमेगा ए बी इज इक्वल टू ओमेगा सी डी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिजिड बॉडी का अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कोई भी दो, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट व्हेन ए रिजिड बॉडी रोटेट्स, जब एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, ईच लाइन इनसाइड द रिजिड बॉडी changes its angular position at the same rate at a given instant। ठीक है, जनरलाइज अगर हम करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एट ए गिवन इंस्टेंट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल लाइंस, कोई भी लाइन अगर हम कंसीडर करेंगे रिजिड बॉडी में, ठीक है, इन द प्लान प्लेन ऑफ प्लानर मोशन ऑफ द बॉडी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजिड बॉडी का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, जहां पर ही वेर थीटा क्या है मेरा, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एनी लाइन विद इन द रिजिड बॉडी मेजर रिलेटिव टू फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम। देखिए यहां पर हम लोग जो फिगर में आप ध्यान से अगर देखिएगा, तो थीटा यहां पर हम लोग क्या लिए हैं, ए बी का विथ रेफरेंस टू एक्स डैश एक्स, बीटा मेरा क्या है, सी डी का। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि थीटा डी थीटा बाई डी टी इज सेम एज डी बीटा बाई डी टी। तो रिजिड बॉडी में कोई भी अगर हम लाइन कंसिडर करेंगे तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ
ओरिएंटेशन होगा, एंगुलर पोजीशन होगा, वो इक्वल टू एनी अदर लाइन होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, जहां पे थीटा का मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन मेजर्ड। अच्छा, एनी स्ट्रेट लाइन कहां का लिया ना, क्या दिया है, ओरिएंटेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद इन द बॉडी, ठीक है, विद इन द बॉडी, मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस लाइन, कोई भी रेफरेंस लाइन हम एक एक टेस्ट लिए थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया था जिसको आपको जानना था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और एक चीज जानते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और दिस also can be written as d omega by d theta into d theta by dt, that we can write as omega times d omega by d theta। तो ये अल्फा का रिलेशन हुआ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहां और क्रुशियल थिंग है, उसको हम बोल दे थोड़ा, उसके बाद हम लोग आगे फटाफट बढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या चीज है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए, अगर हम पहला बात करते हैं कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये घूम रहा है ऐसे, इधर हम मान लेते हैं जेड एक्सिस, अपवर्ड जेड एक्सिस लिए, और ये है मेरा ओमेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज रोटेटिंग, इस तरह से। तो ओमेगा मेरा एक्स वाई प्लेन के अपवर्ड है, ये फिर हो सकता है सेम बॉडी, यहां पर ये ओमेगा इसका ऐसे हो सकता है। तो यह ओमेगा को लिखेंगे हम लोग ओमेगा के कैप यानी अपवर्ड, और ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा के कैप। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पॉजिटिव सेंस किस सेंस में ले रहे हैं, हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम लोग अल्फा और बीटा एक ही डायरेक्शन में है, एक ही पैरेलल है, तो स्पीड बढ़ेगा। और अगर यहां पे बोल सकते हैं कि व्हेन ओमेगा पैरेलल अल्फा, एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, और ओमेगा एंटी पैरेलल अल्फा, एंगुलर स्पीड डिक्रीजेस। तो दो चीज हो सकता है, क्लियर है, समझ आ गया, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पे एक छोटा सा और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, जो अभी कंसेप्ट समझाए हैं, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह रहा है कि मान लीजिए हमने एक, ठीक है, स्पिनिंग डिस्क है। अच्छा, डिस्क जैसा लग रहा है, ठीक है, ओके, तो ये मान लीजिए मेरा स्पिनिंग डिस्क है। अच्छा, इसको मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा और अल्फा से घूम रहा है। अब यहां पर आपको कुछ लाइंस को ओरिएंटेशन दिखाया गया है, लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 3, और ये हो गया लाइन नंबर 2। अच्छा, वेक्टर का नहीं है भाई, ये थोड़ा लाइन खींच रहे हैं, ये 1 2, और इसका रेडियस पता है, दिस इज आर। तो यहां पर हम लोग क्या लिए हैं,
क्या दिखाया गया है? 3 लाइन्स। कंसिडर 3 लाइन्स। कंसिडर 3 लाइन्स 1, 2 and 3 in a spinning disk। स्पिनिंग डिस्क। ठीक है। हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि इफ द रेडियस वेक्टर if the radius vector r rotates an angle of 30 डिग्री, ये जो r है ये रोटेट कर गया है बाय एन एंगल 30 डिग्री। ये हो गया रेडियस वेक्टर। ये अगर सेंटर O है तो इसके रेस्पेक्ट में हम r वेक्टर को दिखा रहे हैं। तो रेडियस वेक्टर रोटेट्स बाय एन एंगल 30 डिग्री। तो क्या क्या निकालना है? फाइंड नंबर 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ दीज लाइन्स, यानी जो लाइंस मार्क किया गया 1, 2, 3 उसका क्या होगा। और दूसरा क्या निकालना बोला जा रहा है? एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ दीज लाइंस। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दीज लाइंस व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। यानी जब स्पिनिंग डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड है तो ये लाइंस का वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। और तीसरा एंगुलर एक्सिलरेशंस ऑफ दीज लाइंस व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या है दिया गया है क्वेश्चन में, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम 2 में, कि एक स्पिनिंग डिस्क है, मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एज वेल एज इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। तो इस डिस्क में हमने 3 लाइन मार्क कर दिया, लाइन 1, 2, 3 किसी भी ओरिएंटेशन में। अब बोल रहा है कि भैया आप बताइए कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या दिया हुआ कि रेडियस वेक्टर जो है वो 30 डिग्री से रोटेट किया है एक इंस्टेंट पे। तो देखिए अभी जो कंसेप्ट समझा है उसी कंसेप्ट को आपको लगाना है यहाँ पर ही। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले हम लोग, सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस ऑफ ऑल लाइंस ड्रॉन इनसाइड अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी आर इक्वल। ये तो हम लोग बताएं, कंसेप्चुअली बताएं हम लोग। अभी जो ऊपर का कंसेप्ट बताएं हम लोग, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी बीटा बाई डी टी। मतलब रिजिड बॉडी में कोई भी लाइन का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस लाइन इज ऑलवेज इक्वल। तो यहां मेरा रेफरेंस लाइन रेडियस वेक्टर हो गया। तो रेडियस वेक्टर के रेस्पेक्ट में कोई भी लाइन का जो ओरिएंटेशन में चेंज होगा वो कितना होगा? थीटा होगा। यानी मेरा यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3। यहां 1, 2, 3 लिख रहे हैं, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइन 1, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइन 2, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाइन इज 30 डिग्री। यानी पहले वाले का तो आंसर 30 डिग्री ही होगा। दूसरे वाले के लिए क्या बोलेंगे भाई? ω1, ω2, ω3 is equal to ओमेगा दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। अभी बताएं हम लोग। और किस सेंस में होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, जो फिगर में दिखाया गया है। और थर्ड वाले में क्या लिखेंगे? α1, α2, α3 is equal to alpha that is 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर in the anti-clockwise sense, in the एंटी क्लॉकवाइज सेंस। दोनों का सेंस क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। राइट।
समझ में आ गया? तो अभी जो हम लोग बेसिक्स डिस्कस किए उसी का ये दोनों एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अभी हम लोग जो बताएं, ये जो कंसेप्ट समझाएं कि द टू लाइंस चेंज देयर एंगुलर पोजीशन विद इक्वल रेट्स, यानी थीटा मेरा एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन विद इन द रिजिड बॉडी मेजर विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। तो ये सबका सेम होगा, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन है। तो ये दो जो क्लैरिटी चाहिए था, ये हम लोग इसके डिस्कस किए। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये उम्मीद है इतना क्लियर है। चलिए हम लोग अब टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी जो मोशन होता है उसी पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, आपको हम कुछ एग्जाम्पल साइड करते हैं और फिर उसमें किस तरह का मोशन है उसको हम लोग थोड़ा इलस्ट्रेट करते हैं कि रिजिड बॉडी कितना तरह का मोशन कर सकता है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पर बोलने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोटेशन। एक रिजिड बॉडी कितना तरह का रोटेशनल मोशन कर सकता है या कैसा कैसा कर सकता है, तो हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या क्या कुछ कुछ बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले पकड़ते हैं नंबर वन, रोटेटिंग फैन। ये आप लोग देखे होंगे, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास में बताया गया एग्जाम्पल पढ़ाने के दौरान आपको कई सारे एग्जाम्पल साइट किया जाता है। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम उठाए हुए हैं और आपको बताना है क्या क्या है इसमें। ठीक है, पहला बताया रोटेटिंग फैन, दूसरा हो गया मेरा रोटेटिंग डोर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये था, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया रोटेटिंग डोर। तीसरा एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम लोग, स्पिनिंग बॉल इन द एयर। स्पिनिंग बॉल इन एयर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और बेहतरीन के लिए हम लोग स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये चौथा। तो देखिए रोटेटिंग फैन किस तरह का मोशन है, रोटेटिंग फैन जो है नंबर वन वो किस तरह का मोशन है, रोटेटिंग फैन। यहां पर ये मोशन को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइडल, सेंट्रॉइडल रोटेशन। क्यों? एज एक्शन, यानी जो शाफ्ट है जिससे हम लोग फैन को लटकाते हैं, इज पासिंग थ्रू कॉम ऑफ द फैन। यानी सेंट्रॉइडल रोटेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ रोटेशन है जिसमें जो एक्सिस है वो कॉम से पास करेगा, और वो एक्सिस क्या है, फिक्स्ड है। सीलिंग फैन वाला एग्जांपल हो गया। तो हम कुछ एग्जांपल आपको साइड दे रहे हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आए टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन में, क्योंकि जब हम रोटेशनल मोशन डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ कुछ एग्जांपल्स आएगा, प्रॉब्लम्स में भी आएगा, इसलिए हम एग्जांपल्स को देकर थोड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला है रोटेटिंग फैन, रोटेटिंग डोर। रोटेटिंग डोर में क्या हो रहा है, ये हो गया नॉन सेंट्रॉइडल, नॉन सेंट्रॉइडल रोटेशन। ठीक है, एज इट इज पिवटेड, एज इट इज एज इट इज पिवटेड, क्योंकि वो हिंज्ड रहता है, so as to rotate about a vertical axis through its edge but not comb, है कि नहीं? so as to rotate about vertical axis passing through its edge, और ये कॉम नहीं है, नॉट कॉम। तो देखिए दो तरह का हम, जब एक्सिस आपका फिक्स्ड है, व्हेन एक्सिस इज नॉट ट्रांसलेटिंग और रोटेटिंग, तो उसमें क्या हो सकता है, सेंट्रोइडल रोटेशन हो सकता है और नॉन सेंट्रोइडल। तो पहला वाला एग्जांपल रोटेटिंग फैन में क्या हो गया, सेंट्रोइडल रोटेशन, बिकॉज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द कॉम इटसेल्फ। दूसरा वाला रोटेटिंग डोर में क्या हो रहा है, द एक्सिस विच इज एट द एज ऑफ द डोर, विच इज हिंज्ड एट द डोर, क्या है उसको पिवट कर दिया हिंजेस पे,
तो वो उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये कॉम से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे वाले में आते हैं, स्पिनिंग बॉल इन एयर। स्पिनिंग बॉल में क्या होगा, कंस्ट्रेंड एंड अनकंस्ट्रेंड मोशन। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रेंड भी है और अनकंस्ट्रेंड भी है, कंस्ट्रेंड एंड अनकंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड एंड अनकंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है, क्यों? इट इज नॉट कंस्ट्रेंड टू स्पिन अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस, इसीलिए कह रहे हैं इट इज अनकंस्ट्रेंड, बिकॉज इट इज नॉट कंस्ट्रेंड टू स्पिन अबाउट एनी एक्सिस। ठीक, और स्पिनिंग टॉप में क्या हो गया, स्पिनिंग टॉप, ये जो एडवांस में इस पे एक बेस क्वेश्चन पूछा भी गया था, इट इज गायरोस्कोपिक। Gyroscopic because its axis of rotation rotates about com। तो देखिए हम लोग ये चार एग्जांपल्स है, रोटेटिंग फैन, ठीक है, रोटेटिंग फैन, रोटेटिंग डोर, स्पिनिंग बॉल, स्पिनिंग टॉप, ये चार एग्जांपल से हम लोग एक रिजिड बॉडी का क्या क्या मोशन हो सकता है उसको हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, समझ है, उम्मीद है ये बेसिक थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया है। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो मेन आज का टॉपिक है, ये सब चीज जो हम बेसिक अभी आपको रिवाइज किए हैं, ये आगे वाले हम लोग आने वाले जो टॉपिक्स है जो हम लोग उस पे आएगा, ये काम लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे वाइटल चीज जो है कि जब एक बॉडी रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो उसमें कभी भी किसी भी कोई भी एक पॉइंट को हम जब कंसिडर करेंगे तो उसका वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि जब एक बॉडी कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में होगा, व्हेन अ बॉडी इज कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, यानी यही हम लोग का बेसिक यहां पर जानने का समस्या है। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो हम लोग का इसी पे डिस्कशन है। ठीक है, अब हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग का जे मेंस जे एडवांस की जरूरत पड़ता है, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। कंबाइंड मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि सोचिए कि कोई एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, एट द सेम टाइम ये रोटेट भी कर रहा है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, दिस जो ये रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा है, दिस वी कैन स्प्लिट एज, दिस मोशन कैन बी स्प्लिट, इसको हम लोग कर सकते हैं प्योर ट्रांसलेशनल ऐसा, प्लस प्लस एक प्योर रोटेशनल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, रॉड प्लस ट्रांसलेशनल, रॉड प्लस ट्रांसलेशनल, इसको हम लोग क्या कर लिए, ठीक है, इसको हम लोग पहला पार्ट में क्या दिखा रहे हैं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कॉम, यानी यहां कॉम का हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन को करें। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो गया, ये सेकंड पार्ट में क्या हम लोग लिखे हैं, दूसरा पार्ट में इसमें क्या हो रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर rotational motion about
an axis through com, यानी जो बॉडी कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशन कर रहा है, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए बॉडी, it can be considered as a superposition of two motions. एक तो हो रहा है प्योर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द कॉम, और दूसरा हो रहा है प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट द कॉम, मतलब एन एक्सिस पासिंग थ्रू कॉम। और ये दोनों हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर टू इंडिपेंडेंट मोशंस, और इसी दोनों का सुपर इम्पोजिशन इज द रिजल्टेंट मोशन दैट वी आर सीइंग। ठीक है, अब यहां पर एक चीज, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहां पर आपको समझ के चलना है। जब हम लोग इस तरह का कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन में आएंगे तो इसमें हम लोग कुछ कुछ जरूरी बातें हम लोग को समझ के चलना पड़ेगा। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ठीक है, तो नोटेबल पॉइंट्स क्या क्या है, लेट मी राइट दिस वन। नोटेबल पॉइंट्स, नोटेबल पॉइंट्स, नोटेबल पॉइंट्स। तो देखिए सबसे पहले क्या समझना होगा पॉइंट नंबर वन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR, बार बार लिखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां लिख देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि वो तो खुद ट्रांसलेट कर रहा है कॉम। ठीक है, और दूसरा, ये दोनों मोशन क्या है, दीज टू मोशंस आर इंडिपेंडेंट मोशंस। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, पर मैं बात, अब देखिए कोई भी जब हम कंसीडर करेंगे कोई और वेलोसिटी, ये तो हम लोग कॉम के बता दिए, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दिस इज VC, ऐसा बोल सकते हैं दिस इज VC, और ये हम लोग हो गया ओमेगा C, यानी वेलोसिटी ऑफ द कॉम एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम, ऐसा। अब अगर हम लोग बोले कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, velocity or acceleration of any particle, of body can be found by vector sum of velocity or acceleration of that particular point due to these two motions। ये पॉइंट नंबर 3 जो है, ये भी हम लोग इसको और अच्छी तरह से इलस्ट्रेट करेंगे। अभी हमने पॉइंट नंबर 3 को लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द बॉडी कैन बी फाउंड बाय वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू दीज टू मोशंस, यानी ये दोनों मोशन का इफेक्ट को कंसीडर करके वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 3 को इलस्ट्रेट करते हैं हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं आपको। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी चीज को हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ही हम लोग मान लेते हैं, सपोज लेट अस टेक एग्जांपल और थोड़ा क्लैरिटी आएगा। चलिए मान लेते हैं कि हम एक, suppose we considered any
एक रॉड है जो उसको हम फेंक दिए, मूव करते हुए आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक हम रॉड को फेंकें, ये इस तरह का प्रोजेक्टाइल पाथ लेगा किसी भी इंस्टेंट पे। जैसे हम ये देखें इसको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमको घूमते हुए दिखाई देगा, दिस इज कॉम, और ये आगे बढ़ते हुए जाएगा ट्रेजेक्ट्री का। ये पॉइंट ए है। फिर जब हम यहाँ उसी को देखेंगे तो इसका कॉम यहाँ है, फिर यहाँ देखें, अभी यहाँ है, फिर इस जगह पर आ जाए, ये सब पॉइंट्स। तो अगर हम लोग कि मान लीजिए हम कोई भी एक पॉइंट ए पकड़ रहे हैं, जो रॉड हम फेंक दिए हवा में, रोटेट करते हुए जा रहा है और ट्रांसलेट करते हुए जा रहा है। तो जब हम उस पॉइंट ए को देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या देखेंगे, तो कॉम जो है इसका सी, ये मूव करेगा वी कॉम से बीसीएम आगे की तरफ, और एट द सेम टाइम ये हमको रोटेट करते हुए दिखाई देगा पॉइंट ए। तो इस पॉइंट इससे हम इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो हम लोग इसका वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहना चाह रहे हैं, वी विश टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट लाइक ए ऑन द स्टिक। जैसे ये स्टिक है, ठीक है, ये स्टिक इज थ्रोन इन द एयर, स्टिक थ्रोन इन एयर। जब इसको हवा में फेंक दिए तो ये घूमते हुए भी जाएगा और ट्रांसलेट करते हुए भी जाएगा। तो किसी भी पॉइंट का, स्टिक का किसी पॉइंट ए का हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो पहले वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू कॉम लिखेंगे। अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि कॉम के रेस्पेक्ट में हर पॉइंट हमको क्या दिखेगा। अब हम इसको, इस चीज को जब हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, जो हम लोग बोले कि ये हम लोग दो इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या बोले कि पहला बात तो ये कि जो हमको ये दिख रहा है कैसा दिखेगा, यानी यहां पर सी के रेस्पेक्ट में ये घूमते हुए दिखाई देगा। अब मान लीजिए हम लोग इसका डिस्टेंस आर पकड़ते हैं, तो ये पॉइंट ए जो है वी ए रिलेटिव टू कॉम इधर हो, यानी वी ए कॉम हम लोग क्या है, वी ए सी एम, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कॉम, ठीक है। और इन कॉम फ्रेम ए इज ए इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जहां रेडियस एक आर इज बेसिकली इक्वल टू एसी, जो डिस्टेंस होगा उसका, है कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या हुआ अगर हम लोग ऐसा देखें तो, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि कॉम मूव कर रहा है विद वेलोसिटी सी, और हमको ये दिख रहा है हमको ऐसे, तो ये रिजल्टेंट क्या दिखेगा हमको, नहीं रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर सम। देखिए अभी पॉइंट पॉइंट थ्री में क्या लिखे हम लोग, velocity or acceleration of any particle of the body can be found by vector sum of velocity, note that vector sum of velocity of that particular point due to these two motions। तो अभी हम लोग क्या बोले कि यहाँ एक स्टिक का एग्जांपल ले रहे हैं कि जब स्टिक को हम फेंक दिया हवा में, तो वो क्या करेगा, रोटेट भी करते हुए दिखाई देगा और हमको ट्रांसलेट करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस स्टिक इज रोटेटिंग एज वेल एज इट इज ट्रांसलेटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ इसका पाथ, ये जो दिखा रहा है, ये पाथ कैसा होता है, ये हम लोग जानते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं, ये पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ। ये तो सभी को पता है कि ये पैराबोलिक पाथ होता है। तो उसमें हम लोग इस स्टिक में कोई भी एक पॉइंट ए कंसिडर कर रहे हैं जिसका वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो अगर हम कॉम फ्रेम में बैठ के ए को देखेंगे तो ए हमको प्योर सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए दिखाई देगा, एंड वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू कॉम वो हम लोग लिखे हैं। तो अभी हम लोग वेक्टर सम के हिसाब से क्या लिखने वाले हैं, यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका इफेक्टिव क्या हुआ, यानी दिस, ये चीज को हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि एक तो इधर हमको दिखा वी ए कॉम, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू कॉम, एक ये दिखा हमको, और खुद एक हमको ये इसका वी कॉम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट
इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम पूरा करते हैं। ये है मेरा VCM। तो दिस विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ। तो भाई हम लोग क्या लिखे, देयरफॉर velocity of A is equal to velocity of com plus velocity of A relative to com। ये मेरा एक वाइटल इक्वेशन निकल के आया। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम लोग जो पॉइंट लिखे, पॉइंट नंबर 3, उसी को हम लोग यहां पर लिखे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू com। ऑलराइट, समझ में आया? तो उम्मीद है ये क्लियर है सबको। इसी चीज को हम लोग सेम इक्वेशन, और this can also be written as VA is equal to VCM plus omega cross A relative to com, position vector of A relative to com। ये भी फॉर्म हो सकता है, यानी दिस इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग, और वी कैन राइट दिस एज, because omega cross is VACM, यानी वेलोसिटी ऑफ A relative to com। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, इफ आई डिफरेंशिएट द इक्वेशन, तो हम लोग जो बोले एक्सेलरेशन, तो acceleration of point A will be equal to acceleration of com plus acceleration of A related to com। ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए हम इसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग अभी क्वेश्चन लेते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नंबर 3, अभी जो हम एक्सप्लेन किए इसी का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, चलिए अब समझते हैं कि एक मीटर स्टिक दिया गया है आपको, मीटर स्टिक, इसका दो पॉइंट से पकड़ते हैं P एंड Q। मीटर स्टिक इज टॉस्ड इन एयर। अब किसी भी इंस्टेंट में मान लेते हैं इसका वेलोसिटी को बोल रहे हैं VP, और इसका वेलोसिटी को बोल रहे हैं VQ। क्वेश्चन क्या फटाफट लिख देते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मीटर स्टिक इज टॉस्ड इन एयर। ठीक है, मीटर स्टिक, मीटर स्टिक इज टॉस्ड इन एयर एट अ सर्टेन इंस्टेंट, यानी किसी टाइम पे, एट a certain instant the stick is horizontal, the stick is horizontal, यानी ये बोला है, and end points P and Q have velocities, यानी यहां पे तुमको दिखाया गया है, इसका वेलोसिटी है VP 3 मीटर पर सेकेंड एंड VQ 2 मीटर पर सेकेंड। ये दिया गया है, किसी इंस्टेंट पे ये दोनों ऐसा एंड, स्टिक हॉरिजॉन्टल है और P का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, Q की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो क्या निकालना है हम लोग को, फाइंड नंबर 1 velocity of com, number 2 angular speed of stick। ठीक है, समझ आ गया? तो देखिए अभी जो हम लोग डेरिवेशन किए हैं, बस इसी को आपको अप्लाई करना है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। आइए सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो अभी हम लोग सीखें, इसी को अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या बोले, ऑल पॉइंट्स इन द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी,
अगर हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता तो देयर इज नो रोटेशन। पहला बात तो क्या था, पहला नोटेबल बात क्या है, इफ ऑल पॉइंट्स इन अ बॉडी हैव सेम वेलोसिटी then there is no rotation। है कि नहीं? अगर हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता तो कोई रोटेशन नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी नॉट इक्वल टू क्यू इट इंप्लाइज देयर इज रोटेशन। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया गया क्वेश्चन उससे बेसिक को समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि अगर मीटर स्टिक किसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल है और ये ऐसे ही ऐसे नहीं कर रहा तो कभी मूव करते हुए इस पोजिशन पे आया होगा। अब उस इंस्टेंट पे यहां पर ही पॉइंट पी और क्यू का वेलोसिटी अलग है, तो इसका मतलब क्या, वो अब उस इंस्टेंट के बाद जरूर रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट के वेलोसिटी अलग है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के वेलोसिटी अलग है। अगर अलग है तो इसका रोटेशन अलग है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉम का जरूर कुछ वेलोसिटी होगा। अब हम नहीं जानते कि कॉम किधर है। तो यहां पे मेरे लिए अननोन क्या हो गया, वी कॉम एंड ओमेगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि सपोज अभी जो हम लोग केस दिया गया था उसमें हम लोग ये जो स्टिक दिया है पी क्यू, ये मेरा कॉम, ये मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है डीसी से, और ये रोटेट भी कर रहा है ओमेगा। ये दोनों हमको जानना है, वी डोंट नो। वी हैव अज्यूम दैट लेट दिस द स्टिक एट दैट इंस्टेंट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जाते हुए ऐसे घूम रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और साथ साथ ऐसे घूम रहा है, ये और फिर ऐसा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखने वाले हैं। अब मोशन इन कॉम फ्रेम में हम जब देखेंगे, अब इसको हम जब देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, अब देखिए कॉम फ्रेम के रेस्पेक्ट में पी हमको मूव करते हुए नजर आएगा, क्योंकि ए वाला डिस्टेंस कॉम से हम ये आर पकड़ रहे हैं, ये डिस्टेंस को हम आर पकड़ रहे हैं, तो ये हमको नजर आएगा ओमेगा आर से मूव करते हुए। और जो पॉइंट क्यू है ये हमको नीचे नजर आएगा ओमेगा आर से मूव करते हुए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग vp को लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ p को लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा आर प्लस vc, क्योंकि vc ऊपर की तरफ में है, एंड vq को जब लिखेंगे, क्योंकि ये एंड q है, तो vq को लिखेंगे तो लिखेंगे vc ओमेगा आर माइनस vc। ठीक है, ये हम लोग क्या लिखे हैं, वेलोसिटीज ऑफ एंड p एंड velocity of endpoints P and Q in ground frame, in ground frame, क्योंकि ये तो कॉम फ्रेम में हमको दिख रहा है, दिस इज इन कॉम फ्रेम। इन कॉम फ्रेम हमको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इन कॉम फ्रेम में पॉइंट पी हमको रोटेट करते हुए दिखाई देगा। अगर हम यहां बैठ के देखेंगे तो ये रोटेट करते दिखाई देगा, पॉइंट क्यू हमको रोटेट करते दिखाई देगा विथ ओमेगा आर। ठीक है, अब हम लोग जो हम लोग का, क्योंकि यहां पर आर का वैल्यू दिया हुआ हाफ मीटर, क्योंकि मेरा मीटर स्टिक है, तो अब हम लोग पॉइंट्स के वैल्यू को बैठा देते हैं। अब ये वाला हमको क्या दिया क्वेश्चन में हिसाब से, कि ये ऊपर के तरफ में है, ठीक ना, वीए, तो अब यहाँ पे वैल्यूज को बैठाते हैं, और वीए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू हाफ प्लस वीसी, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ वीसी। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन बैठाते हैं, उसका वेलोसिटी कितना दिया गया था, 2, तो ओमेगा इंटू हाफ माइनस वीसी। ये दो इक्वेशन आया हम लोग वैल्यूज को बैठा देने पे, जो हमको वैल्यूज दिया हुआ ओमेगा एंड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओमेगा
is unknown and VC is unknown. R is equal to half meter, VP is equal to 3 मीटर पर सेकेंड, VQ is equal to 2 मीटर पर सेकेंड. तो अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस, एडिंग दीज टू, एडिंग, वी गेट, क्या मिलेगा भाई? अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा? ये टर्म कट जाएगा और यहां हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा हमको मिल गया. एंड VC विल बी इक्वल टू, अभी देखिए यहां पर ओमेगा का वैल्यू 5 आ गया, तो 5/2, तो VC विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड. दोनों वैल्यूज आ गए. ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद है ये समझ में आया होगा. जो हम लोग अभी कंसेप्ट पॉइंट नंबर 3 लिखे हैं, उसी को हम लोग अभी एलाबोरेट कर रहे हैं, उसी को हम लोग एलाबोरेट कर रहे हैं. अच्छा, इसको अगर हम लोग और एक तरीके से समझें कि ये जो हम लोग मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, इफ एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा इज, हमको ये निकालना हुआ है, कॉम हमको दिया हुआ, तो अभी हम लोग एक पॉइंट जो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन बता रहे थे, हम लोग वहां पे लिख सकते थे क्या? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी. अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू क्यू लिख दें तो क्या लिखे? ऑल्टरनेट मेथड एक बता रहे हैं, ऑल्टरनेट मेथड. ये भी आपको समझ के चलना है कि कई बार कई क्वेश्चन में ये मेथड क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कराता है. तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू. ठीक है, क्यों? ओमेगा इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू की डिवाइडेड बाय पी क्यू, द लेंथ इटसेल्फ, है कि नहीं? क्योंकि हमको यहां पर समझ के चलिए कि ये क्या बोल रहा है कि यहां ये पॉइंट Q और ये पॉइंट P, ये हमको दिया हुआ, यानी हम लोग Q के रेस्पेक्ट में जब देखेंगे तो हमको लिखेगा VPQ, ऊपर की तरफ नजर आएगा. ठीक है, तो VPQ के वैल्यू क्या हुआ भाई? तो VPQ विल बी इक्वल टू VP माइनस VQ, तो VP माइनस VQ. मैग्नीट्यूड टर्म्स में सोचे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो 3 माइनस ऑफ -2, सो दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. यानी Q के रेस्पेक्ट में P हमको ऊपर नजारे में दिखाई देगा. तो यहां पर अगर हम बैठा दें तो 5/PQ, PQ इज 1, तो दैट इज 5 रेडियन पर सेकेंड. ये देखिए आप, हम लोग उसी को निकाले थे, यहाँ पे आ गया हम लोग. तो अगर हमको जैसे ओमेगा पता चल गया, जैसे हमको पता चल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट. अभी हम लोग इसे बताएं कि ओमेगा ऑफ हर बॉडी का क्या होता है? सेम होता है. ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेंस देयरफॉर 3 इज इक्वल टू VC प्लस ओमेगा इंटू हाफ, अभी जो निकाले थे हम लोग, तो 5 VC प्लस 5/2, और VC इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2, दैट इज इक्वल टू हाफ, 0.5 मीटर. समझ में? ठीक है, तो ये हम लोग आज जो कंसेप्ट डील किए हैं उस पे हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और एलाबोरेटली कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे हम लोग, इसी कंसेप्ट को बिल्डअप करते हुए, जिसमें आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशंस और प्योर रोलिंग पे डिस्कस करेंगे. उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आप सबसे, सभी स्टूडेंट से, सभी व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखें और अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दें. और आपको किसी तरह का और भी कोई टॉपिक में क्लैरिटी चाहिए तो आप जरूर मेंशन करें. इसी चैनल पे, इन्फ्लुएंस चैनल पे आइए, अब आपको और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलेगा, और कमिंग सीरीज में भी और आपको कुछ अच्छे कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के साथ में हम लोग और टॉपिक लेकर आएंगे. थैंक यू.